नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। इनकम टैक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था जिसका टाइटल था इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इससे जुड़ी हुई पहली क्लास में चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। फाइनली आज का क्लास नंबर 2 या मैं कहूं फाइनल पार्ट रहेगा इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सभी को याद हो तो जितनी भी इस चैप्टर से जुड़ी हुई फाउंडेशनल बातें हैं वो हम अपने इसके पार्ट नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अदर सोर्सेज का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग टोटल इंडिया के अंदर 5 हेड होते हैं जहां से इनकम एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर पर्सन कमाता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, कैपिटल गेन की, बिजनेस एंड प्रोफेशन की, एंड फाइनली जो 5वां हेड होता है वो क्या होता है आपका अदर सोर्सेज होता है। तो जो भी इनकम पहले 4 हेड के अंदर कवर नहीं होगी वो किस हेड के अंदर चली जाएगी? अदर सोर्सेज के अंदर चली जाएगी। ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। इसी क्लास में मैंने आपको बता दिया था जब भी आप लोग टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 56 से लेकर के और सेक्शन नंबर 59 कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है आपको किसके बारे में? अदर सोर्सेज के बारे में। जैसे अगर आपने एचपी पढ़ा होगा, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 पढ़ा था। वो डिटेल में जाकर के ऐसे ही यहाँ पे 56 से लेकर के 59 सेक्शन कंप्लीटली किसको एक्सप्लेन करता है? अदर सोर्सेज को एक्सप्लेन करता है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। वहां से जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, सेक्शन की डेफिनेशन होगी, सब सेक्शन हो गया, वो तमाम चीजें आपसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती हैं। और अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की होगी तो मैंने बताया था ये चैप्टर बेहद आसान रहेगा, छोटा सा चैप्टर रहेगा, 2 क्लासेस के अंदर निपट जाएगा। और इस चैप्टर की खास बात क्या है कि इनकम टैक्स का ऐसा चैप्टर के अंदर इंक्लूड है जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलता है। 6 नंबर का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मैं कवर भी करा चुका हूं, बस उससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी। अब अगर आप सभी को याद हो तो ये वाली जो स्लाइड थी मैंने आपको पढ़ाई थी, सेक्शन 56 की मैंने बात की थी, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था इनकम चार्जेबल अंडर द IFOS यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसको आप लोग कहते हैं। जब भी आप लोग अदर सोर्सेज की बात करते हैं तो अदर सोर्सेज के अंदर कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड करना है, ये एक ऐसा सवाल है जो 101% आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अदर सोर्सेज के अंदर मिनिमम 6 इनकम को एक्सप्लेन करना है। हालांकि मैंने जो लिस्ट आपको प्रोवाइड की थी 8 तरीके की इनकम हम लोगों ने पढ़ी थी, जहां पर डिविडेंड इनकम की आज हम बात करेंगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, रेसेस हो गया, गैम्बलिंग हो गया, इसके बारे में भी आज डिटेल में चर्चा करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं गिफ्ट इनकम की। हालांकि गिफ्ट इनकम के ऊपर एक बड़ा सवाल भी पाता है, इसको मैं डिटेल में जाकर के अपनी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूं। कई बार पूछा जाता है जो भी सिक्योरिटीज है जैसे आपके बॉन्ड वगैरह हो गए, डिबेंचर हो गए, वहां पे जो इंटरेस्ट है वो भी किसमें जाएगा? IFOS के अंदर जाएगा। फैमिली पेंशन की भी बात यहां पे करेंगे। सब लेटिंग इनकम की हम लोग बात करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन या इनहांस कंपनसेशन अगर आपको मिलता है, या अदर रेजिडुअल इनकम, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है 6 इनकम बताइए जिसको आप लोग अदर सोर्सेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर आएगा। उसके अलावा छोटे छोटे सवाल है, जैसे गिफ्ट से सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार फैमिली पेंशन से भी सवाल पूछ लिया जाता है, जो आज की क्लास के अंदर कवर हो जाएगा। तो मेक श्योर करके आपको इन तमाम सेक्शंस को याद करना है। ये वो लिस्ट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहला जो इनकम कौन सा होता है? डिविडेंड होता है। फिर अगर आप लोग लॉटरी वगैरह से, गैम्बलिंग वगैरह से अगर आप लोग कुछ जीतते हैं, फिर आपका गिफ्ट हो जाएगा, फैमिली पेंशन हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन हो जाएगा, और सब लेटिंग हो जाएगा। क्लियर है? ये कुछ ऐसे पॉइंट है। ये आपकी जो स्लाइड है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। गिफ्ट को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, गिफ्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाकर के चर्चा की थी। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है? समझना ये है आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले डिविडेंड को पढ़ने वाले। डिविडेंड इनकम क्या होता है, कितना पार्ट टैक्सेबल होता है, कितना पार्ट टैक्सेबल नहीं होता है। तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत यहीं से करेंगे। सबसे पहले आप लोग समझिएगा डिविडेंड का मतलब क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, डिविडेंड का मतलब होता है जब कोई भी कंपनी है अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो किस टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है? वो डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द टर्म्स ऑफ द डिविडेंड। क्लियर है? अब होता क्या है, वो आपकी कैश की टर्म में भी हो सकता है, खैर वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? कोई भी कंपनी है, कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ
और कंपनी ने उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, शेयर किया, तो क्या कहलाएगा? वो डिविडेंड कहलाएगा। कंपनी तीन तरीके की आप लोग ले सकते हैं, एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, एक इंडियन कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपको पता होना चाहिए, यानी कि अगर आप लोग कंपनी की बात करते हैं तो तीन तरीके की कंपनी हमें देखने को मिलती है। एक आपकी इंडियन कंपनी होती है, एक आपकी क्या होती है? आपकी फॉरेन कंपनी होती है, एक आपकी डोमेस्टिक कंपनी होती है। क्लियर? अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तीन तरीके की कंपनियां होती है। अब आपसे पूछे कि इंडियन कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन भी इंडिया के अंदर हुआ हो और जो क्या कर रही हो, एक तरीके से अपने बिजनेस को भी ऑपरेट इंडिया के अंदर ही कर रही हो, हेड ऑफिस वगैरह सब इंडिया के अंदर है। फॉरेन का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ द इंडिया हुआ है और वहीं से वो सब ऑपरेट कर रही है। अब सवाल ये है, ये डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? देसी लैंग्वेज में आप लोग समझे, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन तो आउट ऑफ इंडिया हुआ है, लेकिन उसका सारा कामकाज कहां पे है? इंडिया के अंदर है। तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? आपकी डोमेस्टिक कंपनी के अंदर रखेंगे। तो तीन तरीके की कंपनियां होती है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से पता होना चाहिए। लेकिन आपको क्या करना है? आपको ध्यान ये देना है कि सर हम बात कर रहे हैं डिविडेंड की, और डिविडेंड का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है। क्लियर है? किसकी बात हो रही है? कोई भी कंपनी ने क्या किया? एक पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्न किया है। क्लियर है? उस प्रॉफिट को हम लोग शेयर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शेयर कर देते हैं। किनके साथ शेयर कर देते हैं? जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? ये जो आपने शेयर किया है, ये प्रॉफिट, माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट क्या कहलाएगा? ये प्रॉफिट यहां पे हमारा बन जाएगा। प्रॉफिट ना कह के हम लोग इसको क्या कहेंगे? आपका डिविडेंड कहेंगे। क्लियर है? तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहां पे बात किसकी हो रही है? डिविडेंड की हो रही है। तो कोई भी कंपनी जब भी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड को आपको किसके अंडर आपका टैक्सेबल करना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या करना है? टैक्सेबल करना है। याद रखिएगा, अगर आप लोग बात करते हैं यहां पे डिविडेंड की, तो डेफिनेशन क्या कहती है? एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। किसकी बात हो रही है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है। अगर कंपनी करती है किसके साथ? शेयर होल्डर के साथ, तो क्या बन जाता है? आपका डिविडेंड बन जाता है। माने कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके साथ? शेयर होल्डर के साथ। सो क्या बन जाएगा? आपका डिविडेंड बन जाएगा। बहुत बेसिक सी बात है। अब यहां पे देखिएगा, ये जो डिविडेंड आपको दिया जाता है ना, ये आपको कैश की टर्म में भी दिया जा सकता है, ये आपको बोनस शेयर की टर्म में भी दिया जा सकता है, ये आपको इंटरिम डिविडेंड की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। माने कोई भी कंपनी अगर आपको डिविडेंड देती है तो तीन तरीके से आपको प्रोवाइड कर सकती है। पहला, वो कैश की टर्म में आपको प्रोवाइड कर सकती है। दूसरा, वो बोनस शेयर की टर्म में आपको प्रोवाइड कर सकती है। तीसरा, वो आपका इंटरिम डिविडेंड की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो आपको एक एक चीज को बड़ा ख्याल में रखना है। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है। अर्लियर कंपनीज यूज्ड टू पे द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर आपको याद हो तो जिसको हम लोग क्या कहते थे? डीडीटी कहते थे, जिसका शॉर्ट एब्रिविएशन क्या होता है? डीडीटी। आपका देखेंगे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है। लेकिन 1 अप्रैल 2020 के बाद बात करें तो ये आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, इसको अबोलिश कर दिया गया। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 1 अप्रैल 2020 के बाद जो आपका डीडीटी था उसको अबोलिश कर दिया गया। एंड अब आपका जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अब ये क्या है? टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर। बिल्कुल बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है। कंपनी तीन तरीके की हो गई, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है? इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। डिविडेंड किस किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जा सकता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अच्छा, डीडीटी अबोलिश कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और अब ये टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग इन तमाम चीजों को एक बार पढ़ लेंगे, चीजों को एनालिसिस करेंगे ना, तो आप लोग पाएंगे ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, ये बेहद आसान है, बहुत जरूरी है, और ये आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे टैक्सीबिलिटी की अगर मैं बात करूं, किसकी टैक्सीबिलिटी की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स? जो अभी अभी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है? अभी अभी आपका डिविडेंड पढ़ा है। और डिविडेंड की अगर आप लोग टैक्सीबिलिटी की बात करते हैं ना, तो मैंने बताया ये किसके अंदर टैक्सेबल होगा? आईएफओएस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। कोई टैक्स रेट की अगर आप लोग बात करते हैं, नॉर्मल स्लैब रेट ऑफ द रिसिप्टेंट, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहां पे कोई स्पेशल स्लैब रेट नहीं देखने को मिलता है। यहां पे आपका क्या रहेगा?
नॉर्मल स्लैब रेट रहेगा। जैसे कैपिटल गेन के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने एक स्पेशल लोअर रेट पढ़ा था, यहां पे कोई आपको स्पेशल लोअर रेट देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आप लोग मान के चल सकते हैं एक सीधा सीधा आइडिया। जैसे अगर आप लोग 30% मान लीजिए, ठीक है ना, 30% का डेटा आप लोग ले लीजिएगा। तो मिस्टर ए है, जैसे यहां पे कितने का स्लैब है, मान लीजिए 30% का स्लैब है और उसको 1,00,000 रुपया डिविडेंड मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है इस 1,00,000 का 30% किस में चला जाएगा, टैक्स में चला जाएगा। अगर 1,00,000 का 30% अगर आप लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 30,000 हो जाएगा। माने अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो ये आपका टैक्स बन गया, ये क्या बन गया है आपका टैक्स बन गया। कितना बना है 30%। अब याद रखिएगा जो 4% सेस भी लगेगा यहां पे, क्लियर है, इसी के ऊपर क्या लगेगा 4% सेस भी लगेगा। तो बहुत बुनियादी तौर पे बेसिक सी बातें हैं जिनका ख्याल आपको अपने जहन में रखना है, क्लियर है। तो यहां पे आपको कोई स्पेशल टैक्स रेट देखने को नहीं मिलेगा, कोई स्पेशल लोअर रेट देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड IFOS, ये आपको याद रखना है। और मोटा मोटा परसेंटेज आप लोग 30% लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बात की है, क्लियर है। तो समझ में आई ये बात आपको कि एग्जैक्टली टैक्सेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा यहां पे फ्रॉम द डिविडेंड इनकम यू कैन क्लेम ओनली, आपको डिडक्शन भी मिलता है जो आपका सेक्शन 57 होता है ना, याद रखिएगा। अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं और सेक्शन 57 की बात करते हैं तो ये आपका डिडक्शन आपको प्रोवाइड करता है। किसके अंदर डिडक्शन हो रहा है ये माय डियर फ्रेंड्स, ये डिडक्शन हो रहा है इन अदर सोर्सेज, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दूं IFOS लिख देता हूं, ठीक है ना। आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर अगर आपको डिडक्शन देखने को मिलता है तो केवल और केवल एक ही सेक्शन के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग आपको ये डिडक्शन पढ़ना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस इनका क्योर्ड हुआ है फ्रॉम अर्निंग डिविडेंड, माने आपकी जो अर्निंग है डिविडेंड की उसके ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ है, जैसे अगर आपने उधार मनी लिया है शेयर बाई करने के लिए, माने अगर आपने पैसा उधार लिया शेयर खरीदने के लिए, ऑब्वियस सी बात है जब आप लोग बोरो करते हैं मनी तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है 57 सेक्शन के अकॉर्डिंग, क्लियर है। और याद रखिएगा यहां पे जो मैक्सिमम अलाउ दिया गया ना, मैक्सिमम लिमिट दी गई है कि कितना डिडक्शन आपको मिल सकता है भाइयों और बहनों, तो डिविडेंड इनकम का मैक्सिमम अमाउंट कितना है 20% मिल सकता है। लेट अस से कि अगर आप लोग ध्यान देंगे मैंने क्या किया था, मैंने आपका 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया है किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है ना। मैंने कितना बोरो किया है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैंने बोरो किया है आपका 2 लाख रुपया, क्लियर है। अगर आप लोग ध्यान देंगे 2 लाख रुपया मैंने बोरो किया है, 12% इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं लेता हूं 20% पर एनम अगर आप लोग इंटरेस्ट लेके चलते हैं तो कितना बनेगा 2 लाख का 20,000 हो जाएगा। और 2% कितना हो जाएगा, लगा लीजिए, कीजिए कैलकुलेशन। अगर मैं कहूं आपको क्या करना है, आपको 2 लाख पकड़ना है, अभी 2 लाख का कितना निकालना है आपको, केवल और केवल 12% निकालना है, 24,000 हो जाएगा, क्लियर है। कितना हो जाएगा 24,000। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे कितना अमाउंट हो गया 24,000, तो मेरा क्या बन गया है इंटरेस्ट बन गया है, क्लियर है। इस इंटरेस्ट के ऊपर मेरे को डिडक्शन मिल सकता है अंडर द सेक्शन, कौन से सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, सेक्शन 57 आपको इसी चीज की इजाजत देता है। और मान लीजिए यहीं पे आपको मैं लिख देता हूं आपको क्या मिला, इस अमाउंट के ऊपर डिविडेंड मिला है, क्या मिला है आपको डिविडेंड मिला है। लेट अस से कि मेरे को यहां पे 20,000 का क्या मिला है डिविडेंड मिला है, या मैं कह देता हूं 50,000 का डिविडेंड मिला, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, क्लियर है। तो अगर आप लोग डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं ना, आप इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितना हो सकता है एट द रेट 20% हो सकता है, यानी कि 5 और 5 10,000 रुपया आप लोग डिडक्शन यहां पे क्या कर सकते हैं क्लेम कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि जो आपका इनकम हुआ है डिविडेंड इनकम जो है ना, उस डिविडेंड इनकम के ऊपर आप कितना क्लेम कर सकते हैं, आप लोग मैक्सिमम 20% क्लेम कर सकते हैं, नो अदर डिडक्शन। अब इसके अलावा चाहे आप लोग कमीशन की बात करें, सैलरी की बात करें, किसी भी तरीके का डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। यहां पे केवल और केवल इंटरेस्ट एक्सपेंस इन अक्योर्ड फॉर अर्निंग डिविडेंड के ऊपर ही आपको डिडक्शन देखने को मिलेगा, और केवल एक ही तरीके का डिडक्शन है। तो यहां पे कौन सा डिडक्शन आपने पढ़ा है, अगर आपने ब्याज पे पैसा लिया और फिर उसको इन्वेस्ट कर दिया और उसके ऊपर जो आपका डिविडेंड बना है, उस केस में आप लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, आपका सेक्शन 57 माय डियर फ्रेंड्स। और ये सेक्शन 57 आपको जो आपका डिविडेंड इनकम हुआ है, याद रखिएगा, जो आपके पास डिविडेंड इनकम हुआ है उस डिविडेंड इनकम का
आपका मैक्सिमम 20% अलाउ करता है, इससे ज्यादा आपको अलाउड नहीं होता। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। बहुत सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए, देखिए दो बड़े क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं अगर आप एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि मैंने गिफ्ट को डिटेल में पढ़ाया है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, गिफ्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, डिविडेंड को आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में जाके। क्लियर है, बाकी सबको डिटेल में नहीं पूछता है। तीसरा सवाल क्या आएगा, सेक्शन 52 आपने पढ़ा या सेक्शन 52(2) आपने पढ़ा। क्लियर है, या तो आप लोग क्या कहेंगे, आप क्वेश्चन क्या आएगा सेक्शन 52 यानी कि सेक्शन 52 आप लोगों ने पढ़ा, या इसके अल्टरनेटिव में आपको क्या देखने को मिलेगा 52 सेक्शन 52 अगर आप लोग देखेंगे 52 का पार्ट जो है ना, ठीक है 2 अगर आप लोग लेंगे, यहाँ पे ये वाला सेक्शन आपसे पूछेगा। ये कहेगा कि आपको बताना है कि आईएफओएस के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन सी इनकम आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। 6 इनकम आपको कम से कम याद रखनी है। जैसे अगर आप लोग गिफ्ट की बात करेंगे, डिविडेंड की बात करेंगे, उसके बाद लॉटरी वगैरह की बात करेंगे, सब 6 पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे। डिटेल में जाना चाहे तो डिटेल में जा सकते हैं, 6 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। क्लियर, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर, तो ये आपका क्लियर हो गया है। डिविडेंड अगर आप लोग देखेंगे इस लिस्ट के अंदर, अगर जो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की थी, कहां पे गई वो लिस्ट, ठीक है ना, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। यस, यहां पे होगी। यस, डिविडेंड के अंदर हम लोगों ने क्या किया, अगर ये नहीं है, अगर आप लोग ध्यान देंगे, हमने क्या किया है, डिविडेंड को पढ़ लिया है, गिफ्ट को पढ़ लिया है। अब इससे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉटरी वाला सेक्शन पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग पैसा जीत जाते हैं, कहां से पैसा जीता है ये मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर आपने लॉटरी से पैसा जीता है, अगर आपने क्रॉसवर्ड पजल से पैसा जीता है, ऐसे ही अगर आपने किसी रेस को या फिर किसी गैम्बलिंग से आपने पैसा जीता है, तो इन केस में आपका कौन सा सेक्शन लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका सेक्शन 56(2)(IB) लगेगा। इसको आपको थोड़ा ख्याल में रखना है। अब यहां पे देखिएगा, अगर आप लोग विनिंग की बात करते हैं, अगर आपने पैसा जीता है लॉटरी से, अगर आपने पैसा जीता है, अगर आपने टीवी गेम शोज से पैसा जीता है, गैम्बलिंग से पैसा जीता है, हॉर्स रेसेस से पैसा जीता है, कार्ड गेम से पैसा जीता है, यानी कि सारी चीजें क्या होंगी, ये फुल्ली टैक्सेबल होंगी। यहां पे एग्जम्प्टेड अमाउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको ख्याल रखना है। फ्लैट है, 30% आपको देना है, अलोंग विद आपको सेस भी देना है, प्लस में सरचार्जेज भी देना है। ध्यान रखिएगा, न केवल सेस बल्कि सरचार्जेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने इनिशियल लेवल पे आपको पढ़ा दिया था। याद रखिएगा, जो आपका सेक्शन है, कौन सा है आपका सेक्शन 115(1)(5)(b) इसी बात को एक्सप्लेन करता है कि आपको जो भी आपका लॉटरी वगैरह से हुए इनकम के ऊपर आपको फ्लैट 30% देना है, प्लस में आपको सेस देना है 4%, प्लस में आपका जो सरचार्ज बनता है वो आपको माय डियर फ्रेंड्स देना पड़ेगा। क्लियर है, ये सीधा सीधा लॉजिक यहां पे है। एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है, यहां पे कोई डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। चाहे आप 80C की बात करेंगे, एक्सपेंस की बात करेंगे, कोई भी डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीधा रूल 30% अलोंग विद द 4% सेस, प्लस में आपका जो भी आपका सरचार्जेस बनता है सब आपको पे करना पड़ेगा। एग्जांपल से समझते हैं, लेट अस से कोई भी मिस्टर बी है जिसने केबीसी के अंदर 1 लाख रुपया जीता है, ठीक है। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे विन अमाउंट की बात करते हैं, क्लियर है, तो विन अमाउंट आपका कितना है, 1 लाख है। तो मैं क्या कहूंगा, मैंने कहा 1 लाख रुपया उसने जीता है, क्योंकि लॉटरी का अमाउंट है तो डायरेक्ट 30% टैक्सेबल हो जाएगा। इसका 30% कितना होगा, 30,000 होगा। क्लियर है, अगर आप लोग देखेंगे टैक्सेबल हो गया, प्लस में 4% इसके ऊपर आप लोग क्या लगाएंगे, सेस लगाएंगे। इस अमाउंट को आप लोग इसके अंदर से माइनस कर देंगे। समझ में आया, इतना आपको काम करना है। अगर आप लोग इतना कर पाए तो आपका लॉटरी, गैम्बलिंग, रेसेस, पजल वर्ड, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो केवल इसके अंदर इतना ही एक्सप्लेन करना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। डिविडेंड को तो हमने डिटेल में जाकर के एक्सप्लेन किया, इसको केवल इतना ही करना है। समझ में आई, तो ये आपका अगला कॉन्सेप्ट था। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको गिफ्ट डिटेल में पढ़ा दिया। एक तरीके की इनकम थी, क्या थी आपकी, गिफ्ट थी। क्लियर है, ये आपका आईएफओएस के अंदर आता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, आपने डिविडेंड पढ़ लिया। क्लियर है, अगर आप लोग देखेंगे अगला पार्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आपका लॉटरी वाला पार्ट पढ़ा। मैं डायरेक्ट लॉटरी, वैसे पूरा टाइटल आप लोग लिखिएगा। अब आगे अगर आप लोग देखेंगे तो आगे क्या है, सिक्योरिटीज की बात हो रही है। सर ये सिक्योरिटीज वाला सेक्शन ध्यान रखिएगा, 56(2)(ID) रहने वाला है। जैसे पीछे था IB, ये ID रहेगा। यहां पे सिक्योरिटीज का मतलब आप डिबेंचर की बात करेंगे, सिक्योरिटीज का मतलब आप बॉन्ड्स की बात करेंगे, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करेंगे। इन तमाम चीजों के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, अगर आपको ब्याज मिलता है, क्लियर है, किसकी बात हो रही है, अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर, तो ये
ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड IFOS, माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा। इफ नॉट टैक्स्ड एज ए बिजनेस इनकम, अगर ये किसके अंदर टैक्सेबल नहीं हुआ है, ये अगर आपकी बिजनेस इनकम के अंदर टैक्सेबल नहीं हुआ है, तो ये आपका IFOS के अंदर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इस बात को आपको ख्याल में रखना है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, कोई भी मिस्टर डी है जिसने अर्न किया है 15,000 रुपया इंटरेस्ट उसके कॉर्पोरेट डिबेंचर के ऊपर, तो टैक्सेबल कितना, ये किसके अंदर टैक्सेबल जाएगा, IFOS के अंदर टैक्सेबल जाएगा, माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल जाएगा। क्लियर? तो आई होप कितनी बात समझ में आई होगी। ये आपका अगला पार्ट था। तो चौथी टाइप की इनकम थी जो कहां पे पढ़नी थी आपको पढ़नी है IFOS के अंदर पढ़नी है। तो यहां पे आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। किसकी बात हो रही है, आपकी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात हो रही है। ठीक है, 4 तरीके की होगी, 6 तरीके की आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। क्लियर है? एक और हम लोग पढ़ते हैं फैमिली पेंशन। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट तरीके की इनकम रहने वाली है। क्लियर है? फैमिली एंड इनकम के अंदर क्या करना है, सॉरी फैमिली पेंशन के अंदर अगर जो इंप्लॉय है अगर उसकी डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और जो पेंशन है वो किसको मिलती है, उसकी फैमिली को मिलती है उसकी डेथ के बाद। ठीक है ना, जो पेंशन है वो रिसीव होती है किसको, फैमिली को, इंप्लॉय की डेथ के बाद। तो यहां पे वो इनकम क्या होगी, वो भी आपकी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड IFOS। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। यहां पे डिडक्शन मिलेगा 57 सेकंड है के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे, माने आगे सीधा सीधा लिखिएगा, आपको डिडक्शन मिलता है। क्या डिडक्शन मिलता है, या तो आपको 1/3 निकाल लेना है फैमिली पेंशन का, या डायरेक्ट आप लोग 15,000 ले लीजिएगा। इनका लोअर लेके चलना है, माने अगर आप लोग लेके चलेंगे डायरेक्ट, आप क्या लेके चलेंगे, 15,000 लेके चलेंगे। और जो आपका एक्चुअल सैलरी है, किसकी बात हो रही है, आपकी एक्चुअल सैलरी नहीं है, या कहेंगे आप लोग एक्चुअल पेंशन है, फैमिली पेंशन है, उस आपकी एक्चुअल फैमिली पेंशन का आपको कितना निकाल लेना है, 1/3 निकाल लेना है। और इन दोनों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, इन दोनों चीजों के अंदर जो भी अमाउंट आपका लोअर रहेगा माय डियर फ्रेंड, जो भी कम अमाउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रखा है, उससे बेटर समझ में आएगा। कोई भी ई है जिसकी फैमिली पेंशन 60,000 है, याद रखिएगा। अच्छा, उसको डिडक्शन कितने का मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग इस 60,000 का 1/3 निकालते हैं, तीसरा हिस्सा कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। क्लियर है? तीसरा हिस्सा निकाल लिया, और जो आपका स्टैंडर्ड अमाउंट कितना है, 15,000 है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के अंदर लोअर उठाना है। सर लोअर कितना है, 15,000 है, लोअर अमाउंट कितना है आपका, 15,000 है। इस बात को आपको ख्याल में रखना है। तो ये माइनस होके आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? माने टैक्सेबल इनकम अगर आप लोग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो आपकी पेंशन है 60,000, उसके अंदर इन दोनों का जो लोअर अमाउंट है वो माइनस कर देंगे। 15,000 अगर आप लोग माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 45,000 आपका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कितना है, 45,000 है। क्लियर? तो ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। पेंशन वाला जो सवाल है पेपर में आता है, तो इसको आप लोगों को याद रखना, लोअर ऑफ क्या लेके चलना है, स्टैंडर्ड अमाउंट 15,000 है। सारी चीजें आपको कवर करके चलनी है, वरना आपको डिफिकल्टी हो सकती है। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान है, ये छठा है। यहाँ पे क्या करना है, आपका सब लेटिंग इनकम को इंक्लूड करके चलना है। सर ये सब लेटिंग इनकम क्या होता है, सर देखिएगा, अगर आपका जो इफ नॉट हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अगर आपको कोई भी रेंट रिसीव होता है प्रॉपर्टी से ही, क्लियर है, तो उसको क्या कहेंगे, सब लेटिंग इनकम कहेंगे। क्लियर है? ये आपकी टैक्सेबल होती है किसके अंदर, अंडर द हेड IFOS। बस इतनी ही बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन द कंपनसेशन, इनहांस कंपनसेशन अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आपको 50% तक डिडक्शन मिलता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है किसके ऊपर, कंपनसेशन के ऊपर, कहां से, फ्रॉम द गवर्नमेंट। लाइक अगर आप लोग बिल्डिंग एक्विजिशन केसेस की बात करते हैं, माने बिल्डिंग एक्विजिशन केसेस के अंदर अगर गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन दे देता है किसके, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्या होगा, आपका IFOS के अंदर जाएगा, माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना देखने को मिलता है, 50% तक का देखने को मिलता है। जैसे 1 लाख का इंटरेस्ट बना है तो 50% डिडक्ट कर दीजिए, 50,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत बेसिक सी बात है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, फाइनल समरी है। यहाँ पे देखिए मैंने सेक्शन एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे मैंने डिडक्शन एक्सप्लेन कर दिया है। इस बात को आपको ख्याल में रखना है, क्या एक्सप्लेन कर दिया, डिडक्शन, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने इनकम टाइप है, डिविडेंड
डिविडेंड लिखा हुआ है, विनिंग्स लिखा हुआ है, गिफ्ट लिखा हुआ है, फैमिली पेंशन लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन लिखा हुआ है, उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट था लेटिंग वाला, ठीक है ना, वो वाला है। तो ये आपकी समरी है जिसको आपको याद करना है, जहन में बैठाना है। अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स इतना काम कर पाए तो डेफिनेटली आप फोड़ देंगे। बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं रहेगा। और ये जो चैप्टर था आपका जिसका टाइटल था इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ये कंप्लीट हो चुका है। केवल इतना काम अगर आप लोग कर लेंगे ना तो पेपर में फोड़ के आएंगे। अब देखिए इसके ऊपर अलग से मेरे को सेशन लाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं समझ के चलता हूं। आपको क्या करना है, सोचा मैंने इस सेशन को कंप्लीट करा दिया है, अब आपको मैं कुछ ऐसे सवाल दिखा देता हूं। टोटल पीवाईक्यूज में लेके आया हूं आप सभी के लिए 10 ईयर के अंदर जो इस चैप्टर से सवाल रिपीट हुए हैं। आप लोग जान करके शॉक हो जाएंगे कितने सवाल रिपीट हुए हैं इस चैप्टर से। टोटल 6 सवाल हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये आपकी स्क्रीन के सामने है, 6 के 6 सवाल, इनसे बाहर कुछ आपको पूछने का नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग प्लीज इन 6 सवाल को नोट कर लीजिएगा। ये वो 6 सवाल मैंने लगा दिए हैं जो 10 ईयर आपके 10 साल के पेपर के अंदर अक्सर पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। सबसे पहला सवाल है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। गिव द आइटम्स ऑफ ए इनकम विच आर स्पेसिफिकली टैक्स्ड। क्या होती है वो? टैक्स होती है अंडर द सेक्शन 56(2). मैंने कितना डिटेल में समझाया था 56(2) के अंदर क्या क्या चीजें टैक्सेबल होंगी। और ये सवाल 100% कंफर्म है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पेपर में रिपीट होता है। पढ़ाया है। आप लोग डिविडेंड की बात कर सकते हैं, आप लोग गिफ्ट की बात कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे विनिंग्स की बात कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे जो अलग अलग सेक्शंस मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं 6 कोई आप लोग लिख दीजिएगा। 6 मार्क्स के लिए सवाल आता है। क्लियर है? कितने से नंबर के लिए आता है? 6 मार्क्स के लिए आता है। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आपको एन्यूमरेट करना है आइटम ऑफ डिडक्शन अलाउ इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिडक्शन की बात हो रही है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सारे डिडक्शन मैंने पढ़ाए हैं। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द फैमिली पेंशन। अभी अभी मैंने बताया कि सर फैमिली पेंशन से अक्सर सवाल पूछा जाता है। डिस्कस द फॉलोइंग विद द सुटेबल एग्जांपल। ग्रोसिंग ऑफ लॉटरी इनकम, अभी बताया ना लॉटरी इनकम को कैसे करना है। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दोनों क्वेश्चन अभी अभी मैंने डिटेल में जाकर के पढ़ाए हैं। व्हेन इज मनी रिसीव्ड विदाउट द कंसीडरेशन ट्रीटेड एज ए इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आल्सो स्टेट केस इन विच सच ए प्रोविजंस आर इन एप्लीकेबल। चलिए ये आपका थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इसको हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। आएगा ये सवाल आएगा तो मैं आपको कराऊंगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कैजुअल इनकम। किसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है? कैजुअल इनकम के ऊपर आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, केवल ये 6 पीवाईक्यूज है माय डियर फ्रेंड, जिनको अगर आप लोग कर लेते हैं और यही 6 पीवाईक्यूज आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, इससे बाहर सवाल ही नहीं आया। तो आप बताइए दोनों क्लासेस को कंपाइल करके देखिए कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने नहीं कराया। सारी चीजें मैंने करा दी है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज की अगर आप लोग बात करते हैं तो आपका काम बन गया है। आप लोग मान के चले चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स चीजें आपको क्लियर रही होंगी, आसान रही होंगी, आपको समझ में भी आई होंगी। ठीक है, बस अब मुद्दा डिपेंड करता है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको मेहनत करना है, आपको इस चीज के ऊपर एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पे फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। और इनकम टैक्स क्योंकि प्रैक्टिकल प्लस में थ्योरेटिकल है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। क्लियर है? इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जो आपको नैया पार भी करा सकता है और आपकी डुबा भी सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम है, प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास करीब करीब केवल और केवल 60 दिन का समय रह गया है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। तो अभी अगर आपने तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग लास्ट ईयर के अंदर आ गए हैं, अभी 2 साल आपने मजे मारे, 4 सेमेस्टर में कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 साल आपको रगड़ना पड़ेगा। सेमेस्टर 5 के अंदर, सेमेस्टर 6 के अंदर अच्छे खासे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई अदर सोर्स नहीं है। तो उम्मीद करता हूं खैर आप लोग अगर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के अंदर हैं तो ये चीजें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना कैपेबल होंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो बातें मैं बोल रहा हूं वो सारी चीजें आपके लिए रेलिवेंसी रखती है। बहरहाल उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लर नहीं।